हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। क्या था नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन करेंसी रेट्स। ठीक है, तो आज हम उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। और उसके पहले मैं बता दूं, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लाइव क्लासेस आप मेरे से ले सकते हैं। राइट, लाइव क्लासेस लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहां पर गूगल फॉर्म भर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। आपके डाउट्स लाइक क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसी क्लास में या इसी चैनल पे आकर दे दूंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम इट्स नवंबर 25 हम बैठे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट अ क्लास अराउंड 10th of December. We most probably start a class around 10th December. And if you want कि ये क्लासेस स्टार्ट हों तो गूगल फॉर्म्स नीचे दिए गए हैं। आप गूगल फॉर्म को सिंपली फिल करिए, डिटेल्स भरिए उसमें और फीस सबमिट करिए और अपनी लाइव क्लासेस ले लीजिए। ठीक है, और इतना ही बताना था मुझे फिलहाल लाइव क्लासेस के बारे में। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है उस पे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, तो प्लीज आप उसे भी जाकर चेकआउट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन डिस्कशन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, ऑल दो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मोस्ट प्रोबेबली कल डिस्कस कर ली हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज रह गई है फॉरेन करेंसी लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम। तो एक चीज तो आपको पता है कि मॉनेटरी आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है, कल के केस में आपको पता चल गया था कैश मॉनेटरी आइटम है, डेटर्स मॉनेटरी आइटम है, क्रेडिटर्स मॉनेटरी आइटम है। ठीक है, तो जिसमें बेसिकली मॉनेटरी आइटम्स क्या थे, जिसमें अमाउंट फिक्स हो इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जिसमें अमाउंट फिक्स हो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आप रिसीव करने वाले हो या पे करने वाले हो उसको आप मॉनेटरी आइटम्स बोलते थे, जहां पे फ्लक्चुएशन नहीं हो। तो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स क्या होंगे? लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स क्या होंगे? जिसमें अमाउंट फिक्स हो और जिसको आप लॉन्ग टर्म में पे करोगे या लॉन्ग टर्म में रिसीव करोगे। तो एक बात तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरह के क्या है लॉन्ग टर्म मॉनेटरी आइटम्स, बेसिकली बोरोइंग है। क्या है? बोरोइंग है। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि किस रेट पे आपको कन्वर्जन्स करने हैं। ठीक है, किस रेट पे कन्वर्जन करने हैं। राइट, तो अगर मैं कहूं कि मान लो आपने एक लोन लिया था 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, कितने का लोन लिया था? मान लो आपने लोन लिया था $10,000 का, और उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो एक्सचेंज रेट मान लो था $1 इक्वल 80 का। ठीक है, ये आपका एक्सचेंज रेट था। तो अगर मैं बताऊं, पूछूं इन टर्म्स ऑफ रुपी आपने कितना लोन लिया था, ठीक है ना, अगर मैं पूछूं इन टर्म्स ऑफ रुपी आपने 1 अगस्त को कितना लोन लिया था, तो आप कहोगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 80, इट्स 8 लाख। मतलब हमने 8 लाख का लोन लिया था 1 अगस्त को। ठीक है, अब क्या हुआ, आप बुक्स कब क्लोज करते हो? 31 मार्च 24 को आप बुक क्लोज करते हो। तो 31 मार्च 24 को जब आप बुक क्लोज करते हो तो मान लो उस दिन जो रेट चल रहा था $1 का रेट पहुंच गया 83 रुपीज। तो अब आपके लोन की वैल्यू क्या हो गई? लोन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 10,000 इंटू 83, यानी 8,30,000। और हमने यही पढ़ा था कि हमें किस रेट पे कन्वर्जन करना है? क्लोजिंग रेट पे करना है। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम कन्वर्ट कर रहे थे क्लोजिंग डेट के रेट पे। ठीक है, जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि फॉरेन ऑपरेशंस में हम इतना ज्यादा इंक्लूडेड नहीं रहते इन सबके ट्रांजैक्शंस में। अगर वहां है तो वहां पे हम मॉनेटरी आइटम्स, हर मॉनेटरी आइटम्स को करते हैं क्लोजिंग डेट पे करते हैं। ठीक है, हो गया। किस पे करते हैं? क्लोजिंग डेट पे। यही कर रहे थे हम बैलेंस शीट डेट पे, क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे क्लोजिंग डेट पे। यही करोगे, ये आपने ऑलरेडी सीख लिया। आप कहोगे ये ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे? देखो, जब आप ये करोगे ना कन्वर्जन, तो यहाँ पे डिफरेंस आया है ना डिफरेंस।
इस डिफरेंस का क्या करोगे? अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं डिफरेंस का क्या करोगे, 30,000 डिफरेंस को क्या करोगे? इसको आप पीएनएल में डाल दोगे या इसको एफसीटीआर में डाल दोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है। या कोई नई तीसरी चीज ही आएगी, या कोई नई तीसरी चीज ही आएगी। इसका क्या करना है, इसी चीज को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, देखो इनिशियली जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था तो नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा था, पीएनएल या एफसीटीआर में हम टोटल डिफरेंस डाल दिया करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस किए गए, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से हम ट्रांसफर कर दिया करते थे, या तो पीएनएल में या एफसीटीआर में। लेकिन बाद में इसमें चेंजेस आए और एक पैरा ऐड हुआ। ठीक है, पैरा 46A। कौन सा पैराग्राफ एक्टिव ऐड हुआ? 46 है। जैसे कि आप लोगों ने एक्ट वगैरह पढ़े होंगे, है ना? तो एक्ट में क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस होता है, यही सारी चीजें होती है ना। क्लॉज होते हैं, आप कहते हो सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 क्लॉज डी में ये लिखा गया है, ऐसा बोला जाता है। तो उसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पैराग्राफ्स होते हैं। क्या होते हैं? पैराग्राफ्स होते हैं। तो एक पैराग्राफ एंटर किया गया, पैराग्राफ 46A। उसने क्या बोला? उसने ये बोला अगर आपने लोन लिया है किसके लिए? टू एक्वायर। लोन लिया है क्या? टू एक्वायर लॉन्ग टर्म असेट्स, या मैं बोलूं आपने जो लोन लिया है वो लिया है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए। अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए लोन लिया है तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? ठीक है, तब आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैंने एक लोन लिया था, लॉन्ग टर्म असेट ली थी, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करने के लिए। अब मैं इसमें क्या करूंगी? देखो, मान लो आपने जो लोन लिया था, ठीक है ना, आपने जो लोन लिया था, मुझे एक बात बताना, ठीक है, आपने लोन लिया कितने का लिया? $10,000 का ही लोन लिया। ठीक है, $10,000 का लोन लिया। उस दिन अगर मैं रेट की बात करूं तो मान लो उस दिन रेट था $1 इक्वल ₹60, $1 ₹60 का ये था। और मान लो ये लोन आपने लिया था 1 अप्रैल 2024 को आपने लोन लिया था, और ये उस वक्त की कहानी थी। 10,000 का लोन था, $10,000 का लोन था, रेट चल रहा था $1 इक्वल 60। ठीक है, अब क्या हुआ? दो कंडीशन हो सकती है ना? दो कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? मेरे को एक बात बताओ, दो कंडीशन हो सकती है कि नहीं? 31 मार्च को दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती है वो कंडीशन? पहली कंडीशन ये हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि जो रेट हो जाए वो क्या हो जाए? वो हो जाए $1 इक्वल 65, आपका रेट बढ़ जाए। सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि आपका जो रेट है वो घट जाए। ठीक है, दो कंडीशन पॉसिबल है, राइट? दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर मैं पूछूं जब आपने लोन लिया था, ठीक है, तो लोन का अमाउंट रुपी टर्म में कितना था? मुझे एक बात बताओ, 10,000 इक्वल 60 करोगे कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा, है ना? 10,000 इक्वल 60, 6 लाख हो जाएगा, राइट? अगर 31 मार्च को वैल्यू बढ़ गई तो ये लोन आपका कितने का बचेगा? हो जाएगा 10,000 टू 65, यानी 6,50,000। और अगर 55 का हो जाए तो क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 55 करोगे 5,50,000। यहां तक में किसी को कोई इशू है? किसी को किसी भी तरह का कोई इशू है? नहीं है। अभी तक मैं सब कहानी बता रही हूँ, बाकी तो मैंने कुछ बोला ही है, सिर्फ रेट के मल्टीप्लाई करके मैंने आपको बता, हो जाएगा। अब मुझे ना एक छोटी सी बात का जवाब देना, कौन से केस में आपको लॉस हो रहा है और कौन से केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है? आप में से कोई भी आंख बंद करके जवाब दे देगा यहां तो मैडम ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये लॉस का केस है, और मैम यहाँ पे कम पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट का केस है। एनीवन कैन लाफ। सीधी सी बात है भाई, जब लोन लिया था तब 6 लाख रुपए थे,
आज 31 मार्च को 65 का रेट हो गया, तो मेरे ऊपर जो लोन हो गया वो 6,50,000 का हो गया, यानी मुझे 50,000 का लॉस हो रहा है। किस वजह से? रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से। और अगर रेट 55 हो जाएगा तो मुझे भी 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरा लोन जो है वो, एक काम करो इस रेट को ना चेंज कर लो, 55 की जगह इस रेट को कुछ और कर लो। रीजन पता क्या है? वो फिर 50-50 में ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको कर लो 57 कर लो, ठीक है? तो ना करने में, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कर लो 57, ठीक है? और तो ये भी हो जाएगा कितना, इसको मैं काट के ले देती हूँ, 5,70,000, ठीक है? कितना हो जाएगा? 5,70,000 हो गया। तो आपको पता है भाई, पहले 6 लाख के बदले अगर मुझे 6,50,000 चुकाना पड़े तो 50,000 का लॉस, और 6 लाख की जगह अगर मुझे 5,70,000 चुकाना पड़े तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट। राइट राइट। अब ना ये क्या बोलता है, ये बोलता है, पैराग्राफ 46 ये बोलता है, अगर आपने कोई भी लोन फॉरेन करेंसी में लिया है फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो अगर आपको लॉस होता है, अगर आपको लॉस होता है तो आप क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे, ऐड कर दो टू दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। किस में ऐड कर दो? वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में इसको ऐड कर दो। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लेस कर दो फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में ना आया हो कि लॉस में ऐड क्यों हो रहा है और प्रॉफिट में माइनस क्यों हो रहा है? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में ना आ रहा हो कि लॉस को ऐड क्यों कर रहे हैं और प्रॉफिट को माइनस क्यों कर रहे हैं? अगर किसी के समझ नहीं आया है तो परेशान मत हो, हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि लॉस में ऐड क्यों किया गया है और प्रॉफिट में माइनस क्यों किया गया है। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं क्यों किया गया है। आप खुद, आपको ना 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। आप लोग ना दिमाग नहीं लगा रहे हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। अगर दिमाग लगाओगे तो समझने में ना कि क्यों ऐड है क्यों प्लस है, नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? चलो 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 चलो। हाँ, अगर एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, आपने बैंक से लोन लिया था और लोन लेके आपने क्या किया? आपने एसेट खरीदी। लोन लिया, आपने एसेट खरीदा, ठीक है? तो एक बात बताओ, आपकी एंट्री क्या हो गई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप इसी से डाल लो, ठीक है? इक्विपमेंट आपने खरीदा, आपने कहा इसको डेबिट कर देता हूं, अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। राइट, बैंक लोन कितने से? 6 लाख से। राइट राइट, यही क्या होगा? बीइंग पीईई परचेज्ड, पीपीई परचेज्ड, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अब एक बात बताओ, ये 6 लाख था, ये लोन 6 लाख था, मुझे बताओ ये लोन कितने का था? ये लोन कितने का था? ये लोन 6 लाख का था। रेट बढ़ गया, अगर केस फर्स्ट में रेट बढ़ गया तो कितने का हो गया? 6,50,000 का। कितने का हो गया? 6,50,000 का। वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो हम ये कह रहे हैं भाई जो भी वैल्यू हमारी बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है, वो लोन हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमें एसेट खरीदनी थी। तो हम क्या करेंगे? हम एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। लॉस के केस में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। तो अब एंट्री को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस इतना करोगे, पीपीई अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ गया? 50,000 से बढ़ गया ना, तो बस आप 50,000 टू बैंक लोन, इतना आपको करना है, 50,000। अब यहां क्या है? यहां पे तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है? अगर आपको मैं कहूं दूसरे केस में क्या हो रहा है,
आपका एक्सचेंज रेट घट रहा है। एक्सचेंज रेट घट रहा है यानी ये जो वैल्यू पहले 6 लाख थी, अब आपको उसके बदले क्या देना है 570, यानी आपको लोन के अमाउंट को 30,000 से कम करना है। तो सीधा सीधा क्या करोगे, है ना, बैंक लोन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, कितने से 30,000 से टू पीपीई, और पीपीई की वैल्यू को भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे 30,000 से। राइट, समझ में आ गया। तो सीधी सी बात है, पैरा 46A ये कहता है अगर आपने लोन लिया है फिक्स्ड असेट को एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए, और अगर आप आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस की वैल्यू को असेट की वैल्यू में ऐड कर दोगे, और अगर आपको गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो आप प्रॉफिट को असेट की वैल्यू में से माइनस कर दोगे। बस इतनी सी बात आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि ठीक है ना, सिर्फ इतनी सी बात आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या इसके अलावा कोई और केस होगा, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और केस होगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म लोन असेट को एक्वायर करने के लिए तभी पैरा 46 से काम आएगा, ना 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 ना। पैरा 46A को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। क्या है, देखो क्या है, हाँ ठीक है, समझ आ गया। तो देखो ये हमारी थी पहली एंट्री, ये मैंने आपको दी फर्स्ट एंट्री, राइट, और ये दो नीचे की जो दो एंट्रीज थी ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, ठीक है, कि आप ये करोगे, ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा ना कि बैंक की लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ जाएगा। बट अगर बुक में आपको जनरल एंट्रीज डालनी हो तो क्या आप बुक में इस तरीके से जनरल एंट्री डालोगे? तो भाई बुक में ऐसे जनरल एंट्री नहीं डालोगे, बुक में ऐसे जनरल एंट्री नहीं डालोगे। रीजन मैं बता रही हूं, देखो अल्टीमेटली आपकी जर्नल एंट्री यही बनेगी, अल्टीमेटली जनरल एंट्री यही बनेगी, लेकिन हम बुक में ना इसको थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बुक में, देखो अगर बुक में मुझे यही जनरल एंट्री डालनी होगी तो मैं कैसे डालूंगी, मैं एक अकाउंट खोलूंगी, ठीक है, मैं लिखूंगी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, किससे डेबिट करूंगी, डेबिट टू बैंक लोन, ये बैंक लोन फॉरेन लोन लिख लेना, टू फॉरेन बैंक लोन। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं कि कहीं एग्जाम में अगर आ जाए, एंट्री डालो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद मैं दूसरी एंट्री क्या डालूंगी, जो मुझे डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर, तो मैं डालूंगी पीपीई अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। मैं इसको इसमें डाल दूंगी, कितने से 50,000 और 50,000। अब अगर आप लोग देख पा रहे हो, आपको अपने बचपन की अकाउंटिंग याद हो, तो अपन एक कंबाइंड एंट्री डाला करते थे, है ना, सीखी होगी। तो अगर आप देखोगे तो भाई ये जो है, अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके काट दो, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट आपका ये जो डेबिट हो रखा है और ये क्रेडिट हो रखा है, सेम, अगर इसको आप हटा दो तो आपकी एंट्री तो वही बनेगी ना, पीपीई अकाउंट डेबिट टू फॉरेन बैंक लोन, जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। लेकिन हम बुक में इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर पिक्चर मिलती है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में क्या आया है, ठीक है, हमें जो ये आ रहा है वो कितने किसकी वजह से है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे हमने ये एंट्री डाल तो दी, बट अब ये नहीं समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर कि हमने 50,000 का लोन उठा लिया है फिर से,
ठीक है ना, ये हमें पता नहीं पड़ता ये कंबाइंड एंट्री में, इसलिए हम बुक में क्लैरिटी के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री डालते हैं और फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट। सिमिलरली इधर भी वही चीज होगी, अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर भी वही चीज होगी। जैसे कि अगर यहां आपको मैं एंट्री डालने को बोलूंगी तो आप क्या एंट्री डालोगे, आप डालोगे फॉरेन बैंक लोन अकाउंट डेबिट करोगे 30,000 से टू, किसमें करोगे, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, कितने से 30,000, राइट। और फिर वही करोगे, क्या करोगे, जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है इसको आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर कर दोगे, तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू पीपी, वही बात बनेगी ना, एंट्री वैसी ही बनेगी, राइट। 30,000 30,000। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, राइट। इसीलिए ना मैंने कल की क्लास में इसको कवर नहीं किया था, इतना ही डिस्कस करते करते हमारा देखो 21 मिनट हो चुका है ना, हमें 21 मिनट हो चुके हैं और अभी एक डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब एक चीज आती है पैरा 46, ये कहता है अगर आपने असेट के पर्पज से ली थी, असेट एक्वायर करने के पर्पज से ली थी, लॉस हुआ है असेट की वैल्यू में ऐड कर दो, प्रॉफिट हुआ है असेट की वैल्यू से माइनस कर दो, ठीक है। अगर आपने इसलिए नहीं ली थी, आपने ऐसे ही किसी काम के लिए फॉरेन करेंसी में एक लॉन्ग टर्म लोन लिया था, तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे और आप कैसे उसे बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपने असेट एक्वायर करने के लिए नहीं लिया था, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूं सेकंड करेंसी कंडीशन ये है बैंक की, फॉरेन करेंसी लॉन्ग टर्म लोन फॉर अदर पर्पस, किसी अदर पर्पस के लिए आपने लिया था, राइट। ये आपका पर्पस नहीं था, कोई अदर पर्पस था। अब अदर पर्पस क्या था, है ना, अदर पर्पस के लिए था, तो अदर पर्पस क्या था आपका ये आपको नहीं पता, ठीक है, लिया था असेट के लिए नहीं लिया था, बात वही है, ठीक है। अब थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर देते हैं, मान लो अदर पर्पस के लिए लोन लिया था, कितना, 1,000 का लोन लिया था, एट द रेट ऑफ 70 पे लिया था, ठीक है, 1,000 पे लिया था, एट द रेट ऑफ 70 पे लिया था। अब क्या हुआ, जब क्लोजिंग डेट आई, अब क्या हुआ जब क्लोजिंग डेट आई, तो ये रेट या तो 75 हो जाएगा बढ़ के, या घट के 68 हो गया, दो रेट है, ठीक है, या तो बढ़ के 75 हो गया या घट के 68 हो गया। अब एक बात बताओ, जब आपने पहली बार ये लोन लिया था, मान लो ये लोन आपने लिया था 1 सितंबर 2024 को, ठीक है, एक कंडीशन ये है 31 मार्च की और दूसरी कंडीशन ये है 31 मार्च की, दो कंडीशन है। तो आपने जब से पहले लोन लिया था, जब सबसे पहले आपने लोन लिया था तो आप एंट्री क्या डाली होगी, आप मुझे बताओ। जब आपने सबसे पहले लोन लिया था तो एंट्री क्या डाली होगी भाई, लोन लेने की, लोन जब लेते हैं तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। आपके पास बैंक में पैसा आया तो आपने एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट, ठीक है, कितना आ गया भाई, आप कहोगे मेरे अकाउंट में 70,000 रुपीज आ गए, मैंने कहा वेरी गुड 70,000 रुपीज आ गए, कोई समस्या नहीं है। अब क्या हुआ, रेट कर गया इंक्रीज, ठीक है ना, रेट कर गया इंक्रीज, अब इंक्रीज करके क्या हो गया 75। आप लोगों को मैडम इंटरेस्ट नहीं बताया आपने, मान लो आपको इंटरेस्ट उस पर पे करना था ना, वो पे करना था एट द रेट ऑफ 10%। तो सेकंड क्या है, 31 मार्च को आप पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है, सेकंड एंट्री 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करोगे। अब इंटरेस्ट पे करोगे तो कितना करोगे, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि हम किस रेट पे करेंगे, डेबिट टू किस पे करोगे, बैंक से पे करोगे ना, तो टू बैंक अकाउंट पे कर दो। अब कितना पे करोगे भाई, 1,000 का लोन था, 31 मार्च को जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तब 75 का रेट है, इस पर 10% से पे करोगे, यानी 75,000 का 10% 7,500, ये आप पे करोगे, ठीक है, ये आप इंटरेस्ट पे करोगे, बात हो गई।
अब बात आती है कि भाई ये जो 5 रुपए से रेट बढ़ा है, ये जो डिफरेंस आया है, इसका हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया था ओपन? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट को ओपन कर लेंगे। आप कहोगे ये बात तो ठीक है, डिफरेंस अकाउंट ओपन कर लिया 5,000 से, लेकिन हम इसको डालेंगे कहाँ? ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ डालेंगे। उससे पहले ये बताओ, हमारा लोन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसकी वजह से बढ़ जाएगा। तो आप इसको पहले तो फॉरेन लोन अकाउंट में डाल दो भैया, इतने से हमारा लोन बढ़ गया। ठीक है, लोन अकाउंट में। अब बात ये आती है कि ये जो है आपका, है ना, ये जो है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, क्या हम इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे? या हम इसको कहीं और डालेंगे? हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इसका क्या करेंगे, हम इसको पीएनएल में डाल दें कि एफसीटीआर में डाल दें, कहाँ डाल दें? क्वेश्चन तो सबसे बड़ा ये आता है। तो देखो इसको कहाँ डालना है, ठीक है, इसको कहाँ डालना है ये देखो, इसको डालना है फोर्थ। तो फोर्थ इसको डालोगे, एक आप रिजर्व क्रिएट करोगे। क्या करोगे? रिजर्व क्रिएट करोगे, और उस रिजर्व का नाम है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन, बड़ा लंबा सा नाम है ना, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन आइटम डिफरेंस अकाउंट, है ना, या फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व भी बोलते हैं कई लोग इसको, कई लोग रिजर्व भी बोलते हैं, और कई लोग रिजर्व की जगह ना एक और नाम यूज करते हैं, डिफरेंस अकाउंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं? डिफरेंस अकाउंट टू फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट, इसमें आप डाल दोगे 5,000, यानी कि आप एक नया रिजर्व ओपन करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? एक नया रिजर्व ओपन करोगे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से। आप क्या करोगे? आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे, और जो भी आपका गेन या लॉस आपको हो रहा होगा, जो आपने फॉरेन करेंसी लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, उसको उसमें डालोगे, अगर आपने उसको असेट के लिए एक्वायर नहीं किया है। इसको जो शॉर्ट में है ना, इसका एक शॉर्ट में नाम बोलते हैं FCMITDA। बहुत बड़ा नाम है ना, देखो इसको ना शॉर्टकट बोलते हैं FCMITDA, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, FCMITDA या FCMITR। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्ट में FCMITDA है, तो आपको यही नाम यूज करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपसे कह रही थी, अगर रेट 68 हो जाए, इसको थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं, है ना, वही हो जाएगा। अगर रेट 68 का हो जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर रेट 68 हो जाए तो क्या होगा? देखो पहली ये जो एंट्री है, ये तो सेम ही रहेगी। ठीक, ये सेम रहेगी। अब ये जो दूसरी एंट्री है, ये क्या हो जाएगी? ये बदल जाएगी। अब लोन का अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लोन का नेचुरल बैलेंस क्या होता है? लोन का जनरल बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर हमें कम करना है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? फॉरेन लोन, हाँ, फॉरेन बैंक लोन डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, है ना, यही एंट्री बनेगी। चलो लिख डालो फटाफट, क्योंकि ये खत्म होगा तभी हम आएंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे। किस पे आएंगे? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे। और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के करते ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आते हैं, यहाँ पे हम एंट्री में क्या लिखेंगे? हमें बैंक का लोन अमाउंट कम करना है, तो हम लिखेंगे फॉरेन बैंक
लोन अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। कितने से? 2 रुपए से कम हुआ है ना, 1,000 का लोन था, 2,000 हो गया, 2,000 हो गया, सिंपल, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें आपको इंटरेस्ट की एंट्री बताना भूल गई। राइट राइट राइट। अरे यार, इंटरेस्ट की एंट्री क्या ही बताऊं, चलो वो तो तुम लोग वैसे ही कर लोगे, नहीं कर पाओगे क्या? मतलब बताना पड़ेगा, ऐसा क्या? चलो बता देती हूँ। हाँ, इंटरेस्ट की एंट्री क्या डालोगे भाई? इंटरेस्ट की एंट्री क्या डालोगे? इंटरेस्ट की एंट्री होगी फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, रेट 68 का लगाओगे, है ना? यही लगाओगे ना? रेट कितने का लगाओगे? रेट 68 का लगाओगे। ये देखो ना, घूम रहा नहीं है। चलो, इतने देर में तो मैं उसको, चलिए चलिए चलिए, बहुत परेशान कर रहा है नोटपैड आजकल। इंटरेस्ट की एंट्री डालना भूल गए तो इंटरेस्ट की एंट्री डाल दो यार, क्या होगी? फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट। अब 68 के हिसाब से दोगे, 1,000 का था, इस पे 68 का रेट लगाओगे और इस पे 10%, कितना हो जाएगा? 6,800, है ना? राइट। अब ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको किस पे ट्रांसफर करना है? FCMITD अकाउंट में, तो बस लिख दो FCM, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, ये हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू FCMITDA। आपको इसका फुल फॉर्म में बता ही चुकी हूँ, उसमें आप इसको 2,000 को ट्रांसफर कर दो। तो लॉस होगा तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री होगी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जनरल एंट्रीज बता दी, समझा दिया, एंड आई होप तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लास्ट टॉपिक है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। क्या होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? आई डोंट नो आप लोगों ने कितनी बार इस चीज पर गौर फरमाया है या नहीं फरमाया है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने जाते हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, मैं ये नहीं कह रही रिलेटेड टू अकाउंटिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, उसका जो नाम होता है ना, वो उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। उसका जो नाम होता है वो उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे। एक्सचेंज का मतलब कुछ चीज को चेंज करना। कॉन्ट्रैक्ट यानी संधि। अब जब हम एक्सचेंज जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, वो किससे रिलेटेड है? फॉरेन एक्सचेंज रेट से। यानी कि भविष्य में फॉरेन करेंसी को आपस में कुछ चेंज करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, जिसको बोलते होंगे फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल ना, वेरी वेरी सिंपल। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, राइट? कि भैया भविष्य में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप करोगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। चलो, हाँ, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट।
क्या है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच हो सकता है, ये मिस्टर ए और बैंक के बीच हो सकता है, मतलब दो व्यक्ति आपस में कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति किसी बैंक के साथ कर सकता है, राइट। कब किया जाता है? देखो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दो पर्पज से किया जा सकता है। सबसे पहले तो चलो पर्पज बाद में जानेंगे क्यों किया जा सकता है। होता क्या, पहले ये समझ लो होता क्या है। मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने परचेज की थी, कितने की परचेज की थी? मिस्टर ए ने परचेज की थी $1,00,000 की। अब इन्हें 1,00,000 रुपए चुकाने थे। आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद इन्हें 1,00,000 रुपए चुकाने थे। अब इनके दिमाग में बहुत टेंशन थी, क्योंकि जब इन्होंने परचेज की थी, मतलब 1 अक्टूबर 2024 को जब इन्होंने परचेज की थी, तब चल रहा था $1 अराउंड 80 रुपीज का। अब इन्हें इतनी टेंशन थी कि भाई अभी $1 80 रुपए का है, 2 महीने बाद मुझे चुकाना है, डॉलर का रेट कहीं बढ़ के 85 हो गया, डॉलर का रेट कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुझे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं बड़े परेशान थे ये मिस्टर ए कि भाई परचेज तो कर ली 1,00,000 की। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट है, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो सकता है, 2 महीने बाद क्या रेट होगा भगवान जाने, लॉस भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए क्या गए गो टू बैंक, ये गए एक बैंक के पास। किसके पास गए? एक बैंक के पास गए और बैंक से बोला कि मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं आज से 2 महीने बाद का, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं आज से 2 महीने बाद। तो आज से 2 महीने बाद कब होंगे? मान लो 1 दिसंबर 2024, ठीक है। अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर को मैं आपके साथ एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। बैंक ने बोला ठीक है, क्या करना है? वो कहता है कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता हूँ और 1 दिसंबर को मैं आपसे $1 जो खरीदूंगा, वो मान लो खरीदूंगा 81.5 के रेट से। किसके रेट से? 81.5 के रेट से। बैंक क्या करती है, जो करंट एक्सचेंज रेट होता है उसमें अपना कुछ कैलकुलेशन करती है कि भाई आने वाले समय में डॉलर इतना चढ़ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी जो भी अपनी कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेशन वगैरह करके बैंक आपको एक रेट बताती है कि ठीक है हम इस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं। यानी कि मिस्टर ए बैंक से 1 दिसंबर 2024 को $1,00,000 खरीदेंगे। क्या करेंगे? मिस्टर ए बैंक से 1 दिसंबर 2024 को $1,00,000 कर खरीदेंगे। किस रेट से? 81.5 के रेट से। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए खरीदेंगे, बैंक बेच देगा, ठीक है। अब बात यह है कि अगर अगर अब चाहे रेट बढ़कर 75 आ जाए या बढ़कर 85 चला जाए, ये रेट बढ़ के चाहे 75 आ जाए या ये रेट बढ़ के 85 हो जाए, मिस्टर ए किस रेट से खरीदेंगे? 81.5 के रेट से ही खरीदेंगे। अगर एक्सचेंज रेट गिर के 75 आ जाएगा तो मिस्टर ए नहीं कह सकते भाई एक्सचेंज रेट मार्केट में गिर गया है बैंक जी, अब एक काम करो, मैं 81.5 की रेट से तो ये नहीं खरीदने वाला, मैं 75 की रेट से खरीदूंगा। मिस्टर ए ऐसा नहीं कर सकते। ना ही बैंक ये बोल सकता है कि भाई रेट तो चढ़कर 85 हो गया है मिस्टर ए, हम आपको इस रेट पर डॉलर नहीं देंगे। ना बैंक ये बोल सकते। कुछ भी हो, सूरज बदले, संध्या बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मिस्टर ए को इसी रेट पर डॉलर खरीदना पड़ेगा बैंक से। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। किसी को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भैया, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। भविष्य में जाकर, भविष्य की किसी पर्टिकुलर डेट पर बैंक से दो करेंसी आपस में चेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इज बाय और सेल, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, मैं डेफिनेशन मैं आपको ऐसे तो उसमें दे दूंगी, एक मिनट ना, मैं आपको जो डेफिनेशन है वो वही बता दूं जो लीगल फॉर्मेट हो में हो,
मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में हो, अदरवाइज तो ऐसे भी मैं आपको बता ही सकती हूँ। है ना? ओके ओके ओके। सिंपल डेफिनेशन लिखे, मीन्स ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसी एट है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज करेंसी फॉरवर्ड एट फॉरवर्ड डेट, है ना, एट ए फॉरवर्ड रेट, एट ए हटा दो, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट एट ए स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर, स्पेसिफिक डेट, ठीक है, इन फ्यूचर, भैया एक पर्टिकुलर डेट होती है फ्यूचर में, उसी डेट पे आप करोगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है करेंसी को एक्सचेंज करने का एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड रेट पे, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किए जा सकते हैं। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दो तरीकों के लिए किए जा सकते हैं। कौन सा है वो, कौन कौन से दो तरीके हैं किस लिए किए जा सकते हैं? पर्पस क्या हो सकता है? देखो पर्पस दो हो सकता है। पहला पर्पस अगर मैं बात करूं, एक होगा नॉन स्पेकुलेशन, ठीक है, स्पेकुलेशन। जिनको स्पेकुलेशन का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, स्पेकुलेशन का मतलब होता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, सट्टा लगाना। क्या होता है? सट्टा लगाना, ठीक है। एक पर्पस है नॉन स्पेकुलेशन और एक पर्पस है स्पेकुलेशन। अब अगर नॉन स्पेकुलेशन, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करना चाह रहे हो, अपने आप को लॉस से प्रिवेंट करना चाहते हो। मतलब किस लिए एंटर करोगे, आपको पेमेंट करनी है टू क्रेडिटर्स, है ना, पेमेंट करनी है टू क्रेडिटर्स। तो आपने कहा कि भैया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, या पेमेंट करनी है, किसकी पेमेंट करनी है आपको, लोन की। तो इन सब चीजों के लिए आप फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो। यहाँ पे आप कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हो, कोई सट्टा नहीं कर रहे हो। एक बंदा होता है सट्टा करने वाला, वो कहता है भाई मैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मार्केट में जो रेट होगा उसके हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल स्पेकुलेशन में क्या होगा, स्पेकुलेशन में ये होगा, मान लो मिस्टर ए ने कहा कि मैं 1 दिसंबर के लिए, उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कि भाई मैं 1 दिसंबर में आपसे 81.5 पे फॉरवर्ड खरीदूंगा क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने खरीद लिया। अब क्या हुआ, 1 दिसंबर को जो रेट था, 1 दिसंबर को जो रेट था वो $85 का था, एक्चुअल रेट ये था, ठीक है, ये एक्चुअल रेट था उस दिन का, ठीक, ये फॉरवर्ड रेट था, राइट। तो इनने क्या किया, मिस्टर ए ने 81.5 पे खरीदा और 85 पे जाके मार्केट में बेच दिया, ठीक है, ये स्पेकुलेशन है, सट्टा है, ठीक है। अगर सट्टेबाजी के लिए है तो, या नॉन स्पेकुलेशन, सिंपली आपको पेमेंट करनी है, आप अपने आप को जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो लॉस होना चाहते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए अगर आप कर रहे हो, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव पर्पस है। दो पर्पस के लिए किया जाता है। अब पर्पस क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्पस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रीटमेंट बदल जाता है। कैसे ट्रीटमेंट बदल जाता है? अगर नॉन स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, तो सिंपली हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, हम सिंपली ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी हमारा डिफरेंस होगा उसे हम कहां डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव पर्पस है, अगर स्पेकुलेटिव पर्पस है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं ऑन डेट ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करते हैं ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ सेल, ठीक। आपको अगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसमें, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कब करते हैं, ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ।
इसका मतलब क्या है, ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या है, जब एक्चुअल सेल होगी उस वक्त जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसी को करेंगे, तभी रिकॉर्ड करेंगे। दोनों का एग्जांपल आप एक साथ देखोगे आपको समझ आ जाएगा। और मैं बता दूं बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब जरा देखो भाई, देखो क्या सिंप्लिसिटी है, देखो दोनों में अंतर देखना। मिस्टर ए ने मान लो क्या किया, 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, कितने अमाउंट पे, मान लो $1,00,000 पे लिया था। किस पे लिया था, मान लो एट द रेट ऑफ 80 लिया था, ठीक है। अब मिस्टर 3 मंथ का लिया, तो ये जब लिया कब था, मान लो ये लिया था 1 मार्च 25 को लिया था, ठीक है, ये मान लो। खैर अब ये डेट आई नहीं है, हम फ्यूचर में 1 मार्च 25 को ऐसा कुछ नहीं किया, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अब मिस्टर बी ने क्या किया, इसने भी 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, सेम अमाउंट पे लिया एट द रेट ऑफ 80, ठीक है, 1 मार्च 25, मतलब इन्होंने भी 1 मार्च 25 को ही लिया। अगर आप देखो तो मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई पूरा। तो एक बात मेरे को बता दो, आपका जो पीरियड होगा वो पीरियड 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कब तक जाएगा, ये जाएगा 31 मार्च 25 तक। और इसके बाद का जो महीना है ना, ये जो महीना है 31 मार्च 26, ये अलग अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटिंग पीरियड अलग है यहां से यहां तक का, और ये अकाउंटिंग पीरियड यहां से यहां तक का अलग है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान दो और मेरी बात को समझ पाओ या समझना चाहो, तो 1 मार्च 25 वो किस में आ जाएगा, वो आपके इस अकाउंटिंग पीरियड में आएगा, है ना, ठीक है। 1 मार्च 25 से 31 मार्च 25 तक वो आपका इस अकाउंटिंग पीरियड में आएगा, और 1 अप्रैल 25 से आपका अप्रैल और मई, ठीक है, ये दोनों आपका इस अकाउंटिंग पीरियड में। तो दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड है ना, ठीक है, दो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड है कि नहीं है, क्योंकि 1 मार्च 25 से 31 मार्च 25 इस अकाउंटिंग पीरियड में आ गया, ठीक है, और बाकी आपका इसमें आ गया, यानी 1 मंथ तो इसमें आएगा इस अकाउंटिंग पीरियड में, राइट, और आपका 1 मंथ 2 मंथ यहां आएंगे, ठीक है, इस अकाउंटिंग पीरियड में, राइट। ये आपको क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या हुआ, जब डेट आई, जब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की डेट आई, तो जो रेट था, एक्चुअल डेट क्या था, एक्चुअल रेट जो था भाई, मान लो वो एक्चुअल रेट हो गया था 82 का, 82 का हो गया था, राइट। तो मिस्टर ए को क्या हुआ, एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस, मिस्टर ए को तो प्रॉफिट हुआ भाई, उन्होंने पहले ही से कह रखा था कि मैं 80 के रेट पे खरीदूंगा, अब मार्केट रेट है 82 का। तो अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, 82 माइनस 80 इंटू 1 लाख। अगर देखा जाए तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, मान लो, राइट, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, यही हुआ ना, मिस्टर ए को प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का। सिमिलरली मिस्टर बी को भी देखा जाए, अगर मैं निकालूं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, अभी मिस्टर बी की कहानी छोड़ दो, ठीक है, मिस्टर बी को क्या हुआ, अभी कहानी छोड़ दो मिस्टर बी की, 2 लाख हुआ। अब इस 2 लाख में देखा जाए तो 1 महीना तो इस अकाउंटिंग ईयर में है और 2 महीना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है, यही है कि नहीं है, यही है ना, ये 1 महीना इस अकाउंटिंग ईयर में है और 2 महीना अगले अकाउंटिंग ईयर में है ना। तो जो 1 महीना इस अकाउंटिंग ईयर में है, जो 1 महीना इस अकाउंटिंग ईयर में, उसका प्रॉफिट हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 1 महीना इस अकाउंटिंग पीरियड में, उसका प्रॉफिट हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम कहेंगे 2 लाख इंटू 1/3, ठीक है, 2 लाख 1/3 करो, कितना आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये आ गया। तो हम कहेंगे 66,667 ये प्रॉफिट इस महीने में, और बाकी का जो प्रॉफिट है ना, बाकी का जो प्रॉफिट है 1,33,333,
ये प्रॉफिट हम नेक्स्ट ईयर में बुक करेंगे। तो यही कह रहा है हम कब बुक करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पीरियड है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब आप लोग कहोगे मैडम आपने 2 अकाउंटिंग ईयर क्यों ही दिए। भाई मैं जनरली बताऊं, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए एंटर किए जाते हैं, ठीक है। अगर वो विद इन अकाउंटिंग पीरियड है तो सेम ईयर में पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने 2 अकाउंटिंग पीरियड लिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। तो जितना जिस अकाउंटिंग पीरियड का होगा उतना उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब बात आई इसकी, अगर आप इसमें भी देखो तो मिस्टर बी को प्रॉफिट हुआ है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 31 मार्च को क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 31 मार्च को क्या हुआ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 31 मार्च को क्या हुआ, मिस्टर बी के साथ 31 मार्च को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 31 मार्च को मिस्टर बी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। यहां तो आप 31 मार्च को प्रॉफिट बुक करोगे। ये जो प्रॉफिट आप बुक करोगे कब करोगे, ये प्रॉफिट आप बुक करोगे कब, ये प्रॉफिट आप बुक करोगे 31 मार्च को, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो अगर आप पूछो मिस्टर बी का प्रॉफिट बुक करोगे, नो प्रॉफिट बुकिंग, नो प्रॉफिट बुकिंग। क्यों, क्योंकि भैया 31 मार्च को तो मिस्टर बी ने कुछ किया धरा ही नहीं है, ठीक है। मिस्टर बी ने 31 मार्च को तो कुछ किया धरा ही नहीं है। समझ में आ गया ये, ठीक है, कुछ किया धरा ही नहीं है। जब वो सेल करेगा तब उसका प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। जब वो सेल करेगा तब उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी उन्होंने सेल ही नहीं की है ना, अभी उन्होंने सेल ही नहीं किया। ये जो है ना, एक चीज और चेंज कर लो, मैं गलती से यहाँ पे लिख गई, ये एक्चुअल रेट नहीं है, ये रेट है 31 मार्च 25 का, ठीक है। ये क्या है, 31 मार्च 25 का रेट है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलते बोलते गलत बोल गई, समझाते समझाते, इसको ना आप लोग सही कर लो। जब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था ना, जब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 1 मार्च को, तो 1 मार्च को ये मान लो 1 मार्च को ये जो रेट था वो रेट था आपका 82 का, ठीक है। ये कितने का रेट था, 82 का रेट था। तो उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया था, राइट। 1 मार्च को जब आपने किया था तब ये रेट 82 का था, इसलिए एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से जो भी ये होगा वो, मैं यहाँ पहले एक्चुअल रेट लिख गई, एक्चुअल रेट नहीं है, 1 मार्च का रेट है। जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था 80 रुपीज से, क्या 80 रुपीज के हिसाब से 1 लाख डॉलर खरीदोगे, लेकिन उस दिन का एक्चुअल रेट चल रहा था 82। मार्केट कंडीशन ऐसी थी कि था कि रेट गिरेंगे आगे चल के, तो आपको जो रेट मिल गया वो 80 का मिला था, तो उसके हिसाब से आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट आपको हो रहा था, उसमें से 1 मंथ का प्रॉफिट इधर आप बुक करोगे और बाकी 2 मंथ का नेक्स्ट में। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की एक्चुअल सेल्स नहीं हुई है। यहाँ मैं डेट गलत बोल गई थी, मैं फिर से करेक्ट कर रही हूँ, इसको आप करेक्ट कर लो, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि मैम ने तो गलत बता दिया, ठीक है, गलत बता दिया। तो मैं आपको बता दूं, कुछ टर्मिनोलॉजी से और बता दूं, ठीक है। ये जो रेट है ये आपका फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड रेट है। हो जाता है कभी कभी बोलते बोलते आप फ्लो में बोल जाते हो। और ये आपका स्पॉट रेट है, क्या है, स्पॉट रेट, राइट। ये आपका क्या है, स्पॉट रेट है, ओके ओके। अब हमारा जो टॉपिक एक बचा है दैट इज डिस्क्लोजर, कि भाई हमें डिस्क्लोजर क्या क्या देने होते हैं, हमें डिस्क्लोजर क्या क्या देने होते हैं। तो देखो मैं आपको डिस्क्लोजर्स बता दे रही हूं,
मैं उतना ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं आपको, क्योंकि नोट में मिल जाएगा। तो देखो डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने होते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओगे अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि इंक्लूडेड है पीएनएल में, ठीक है। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, इंक्लूडेड इन पीएनएल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी डिफरेंस इंक्लूडेड है वो बताओगे, ठीक है। या अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इंक्लूडेड इन एफसीटीआर, या FCMITDA, इन दोनों रिजर्व में अगर कुछ इंक्लूडेड है तो वो आप बताओगे, ठीक है। अगर चेंज हो रहा है क्लासिफिकेशन में, चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रीगल टू नॉन इंट्रीगल और नॉन इंट्रीगल टू इंट्रीगल, है ना। चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, तो वो बताओगे। अब सिर्फ यही नहीं बताना है कि भैया हाँ चेंज हो गया, इस चेंज का इम्पैक्ट क्या हुआ, आपने ये चेंज क्यों किया, आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ चेंज बताओगे, ठीक है, नेचर ऑफ चेंज बताओगे, रीजन ऑफ चेंज बताओगे कि ये कि रीजन क्या था, क्यों आपने चेंज कर लिया, अच्छा भला चल रहा था, है ना। रीजन ऑफ चेंज आपको बताना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या बतानी पड़ती हैं, डिस्क्लोजर में बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने डिस्क्लोजर में दोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 की, भाई ये डिस्क्लोजर्स में आपको देना पड़ेगा कि आपके पास है, हाँ मैंने इतना प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही बिजनेस के अंदर पीएनएल में भी बैलेंस जा सकता है और एफसीटीआर में भी जा सकता है और एफसीएमआईटीडीए में भी। ऐसा मत कहना कि एक कंपनी है या तो पीएनएल में होगा उसके पास, या एफसीएमआईटीडीए होगा, या तीनों अलग अलग है। मेरी एक ब्रांच है जो इंट्रीगल है, मेरी एक ब्रांच है जो कि नॉन इंट्रीगल है, मेरे पास एक लोन है जो मैंने एसेट खरीदने के लिए ले रखा था, सारे अकाउंट खुल सकते हैं। तो तीन आपको ये बताने पड़ेंगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कि भैया इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो क्वेश्चंस मैं बता रही हूं, आप नोट कर लो। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है वो तो सिग्निफिकेंस, मैं हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रही हूं, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ accounting standard 11 related to change in foreign exchange rate, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ डिस्क्लोजर्स आप हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के करके जाइए, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ये बिल्कुल करके जाइए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, हर अकाउंट जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आता, सिंपली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिग्निफिकेंस का आंसर 150 वर्ड्स में प्लीज रेडी कर लीजिए। और एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ये वाले क्वेश्चंस। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, एक्सप्लेन द प्रोविजन
ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिलेटेड टू इन्वेंट्री कर लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड टू कैश फ्लो, तैयार कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्लीज एंड प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और 5th क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, जो मुझे नहीं लगता बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। एक्सप्लेन फॉरेन ऑपरेशन as per accounting standard 11, and 6th, treatment of forward exchange contract as per accounting standard 11। ये मेरे हिसाब से 5-6 क्वेश्चंस है। मैंने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जिसमें मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज सिग्निफिकेंस एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 रिलेटेड टू दिस एंड दैट, जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आप उसे प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो प्लीज प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को जाके गो थ्रू कीजिए, आपको मिलेगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से टिपिकली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे अभी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह गए हैं जो कि थ्योरी बेस्ड हैं, क्योंकि एग्जाम में उनसे थ्योरी पूछा गया है, प्रैक्टिकल आ सकते हैं। वो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हमारे 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि अभी भी थ्योरी बेस्ड हैं। और इन थ्योरी के बाद हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अमलगमेशन पे आएंगे, जो कि कमीशन का, यूपीएससी कमीशन का, यूपीएससी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। आपसे हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम अमलगमेशन करेंगे, उसके बाद हम एब्जॉर्प्शंस करेंगे, ठीक है, एंड इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो बी विथ मी, ये क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम सही ट्रैक पर हैं, राइट। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं क्लास कल नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ।